चलिए आप लोगों को जो है सबसे पहले क्या करने वाला, मतलब अभी ध्यान से समझ लो और उसी हिसाब से पढ़ना, एक स्ट्रैटेजी बना लो। अभी आपका 14 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, तो 14 को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो समझ लो कि हमको आज से लेकर के जो है 14 तारीख में कितना दिन है, तो हमारा दिन बच रहा है। अगर आज को लेकर के चले तो 9, 5, 14, ठीक ना, 9 दिन आपके पास समय अभी भी है। तो 9 दिन में अगर आपको तैयारी को पूरा कर लेना है, फिर से एक बार 10वीं क्लास की पूरी तैयारी 9 दिन में अगर आपको कर लेना है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, किसी और चीज में ध्यान नहीं लगाना होगा, पढ़ाई छोड़ा करके बस केवल पढ़ाई 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 करोगे तो 9 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल, मैथ का भी, साइंस का भी और अन्य सब्जेक्ट का भी कंप्लीट किया जा सकता है, यानी रिवीजन किया जा सकता है। अभी आपके पास अब डिटेल्स पढ़ने की कोई टाइम नहीं है, आपके पास अभी रिवीजन करने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे किया जाता है कि उसको अब लिखना नहीं है, अभी थोड़ा घर पे लिखना अभी, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं, उसको नजर के सामने से गुजारना है, सारा क्वेश्चन को नजर के सामने से गुजार देना है, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और घर पे जा करके आप उसको बनाना भी, ठीक ना। जो बर्मा प्रेस का गेस होता है ना, इसके जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 सेट दिया हुआ रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो 4 सेट में लमसम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, वो सारा क्वेश्चन जो है ना इंक्लूड कर दिया जाता है, इसमें लिख दिया जाता है। और यदि आप चारों सेट के चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे कि मान लो कि पहला चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन को हम पढ़ लिए, ठीक ना, तो आपका जो है एक नोट भी बन जाएगा, चैप्टर नंबर 1 का नोट बन गया, फिर चैप्टर नंबर 2 का नोट बन जाएगा। तो अभी वैसे ही हम आपको बर्मा गेस का पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में पहला सेट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा सेट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा सेट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा सेट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5 चौके 20 क्वेश्चन जो है ना आपको सेट नंबर चैप्टर नंबर 1 से हल करा देंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक ना, तो वैसे करा देंगे। तो आप लोग जो है निश्चित होकर के इसको देखिएगा और जो है हो सके तो कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक ना। चलिए आपको जो है स्टार्ट करते हैं बर्मा गेस का सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 में देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये वैकल्पिक में से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कौन सा एक अध्याय की बात करेंगे, अध्याय फील्ड वाइज नहीं पढ़ रहे हैं हम अध्याय वाइज पढ़ रहे हैं। तो अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए और उसके गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। तो अब 140 का गुणनखंड कैसे करते हैं, सबको आता है ना। 140 का ऐसे करना है, 2 से काटेंगे 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, कितना आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि इसके पावर को कर दो, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कितना आसान है, आप बनाना चाहोगे तो बड़ी आसानी से बना पाओगे। अब देखो आगे लिखता है दूसरा क्वेश्चन 6q + 5 के रूप का है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि एक ऐसा संख्या है, तो एक ऐसा संख्या है धनात्मक संख्या, सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है या 0 है, तो q का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी मान के इसमें बैठा के देख सकते हैं, ठीक ना। q का मान देखो, मान लो कि 1 रखे 2 रखे तो क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो 6 दूना 12, अरे 1 रखेंगे 6 का 6 और 5 11 आएगा, अरे q की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, q की जगह पर 2 रखो तो कितना आएगा 14 12 और 5 17। देखो ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विषम संख्या को और नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन में लिखा हुआ है विषम संख्या, तो विषम वाला इसका आंसर का हो जाएगा, विषम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग वर्मा केस ले लेना, ठीक ना, इसके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है।
परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। तो कभी भी देख लेना जोड़ घटाव में रूट लगा हुआ रहेगा, ठीक ना। कभी भी देख लेना है कि जोड़ घटाव में रूट लगा हुआ रहेगा तो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 5√3, तो यह कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसे लिखा जाता तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिखा रहेगा √25 लिखा रहेगा तो इसका देखो वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल होता है तो 5, तो रूट से बाहर निकल जाता है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या हुआ और ये सब अपरिमेय संख्या है ना। तो जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ओके, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि द्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो a बराबर bq प्लस r वाला a ऑप्शन में संबंध दिया हुआ है। किस में? a b q और r। क्वेश्चन में a b q और r का जिक्र किया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा संबंध होता है। तो a b q r में कौन सा संबंध होता है? a बराबर b q प्लस r। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मतलब 2 में दिया हुआ है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। समझे? a बराबर b q प्लस r यही एक सार्थक है और बाकी 3-4 दिन से जो दिया हुआ है वो सार्थक नहीं है, अनेरी जैसे तैसे लिख दिया हुआ है। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में पहला चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और अब एक सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एचसीएफ याद करिए। एचसीएफ कितना का? 510 और 92 का 2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो एलसीएम बताइए। तो एलसीएम बताइए इन संख्याओं का। एलसीएम बताना है तो आपको एक फॉर्मूला याद कराए हैं क्या? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, ये वाला फॉर्मूला पता है ना। तो एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ पता है कि 2 है, ए पता है कितना है 510 है और बी पता है कितना है 92। यही 2 संख्या है ना, ए बी है ना। तो अब बताओ इधर बटा गुना में, गुना वाला उधर जाएगा तो बटा में, तो 510 गुना 92 बटा में 2। तो 2 से इसको काट लो, कितने बार में कटेगा? 2 चौके 8 और 2 छक 12, 46 बार में। अब 46 को इससे गुना कर देना है, ठीक ना। तो कितना आएगा? 40 0 0, 40 से 40 के 6 हासिल 4 और 46 बचे कितना होगा? तो 5 6 30 का 0 और 5 चौके 20 और हासिल 4, 20 और 4 24। कितना आ रहा है हमारे पास? 200 कितना? 240। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम निकालने वाला ये फार्मूला याद है ना। एलसीएम एलसीएम का जो संबंध है ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। तो ए वाला आपको फार्मूला से क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, याद कर लेना। अब देखो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर का। अब सेट नंबर 2 देखेंगे। कहाँ से सेट नंबर 2 स्टार्ट है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी अभी पहला चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन है। पहला चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी पहला सेट का जो है ना, पहला ही चैप्टर से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है इसमें, देख लो। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। बताता है कि 4q + 1 और 4q + 3 किसके रूप का होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम
विषम पूर्णांक। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या बोलता है। आपको बोलता है ना कि 6q प्लस 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दर्शाइए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा याद करना है। सारा क्वेश्चन बनवाए थे हम। क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है ना, a बराबर bq प्लस r होता है ना। तो आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है q का मान अपने से आपको मानना है। q का मान क्या करना है, अपने से मानना है और देखना है कि इसका मान धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है या नहीं। जैसे देखो q बराबर जब हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे ही क्या लेंगे तो क्या आने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे a बराबर 4, q का मान जब 1 रखे प्लस 1 तो कितना होगा, 4 और 1 5। जब q का मान 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं हम यहाँ 2 रख रहे हैं, तो यहाँ देखो 4 गुना में 2 प्लस 1 कितना आया 9। फिर देखो q के जगह पर, q यहाँ पर है ना, q के जगह पर हम रख रहे हैं कितना 3 प्लस 1 तो 4 से 12 1 13। आप देख सकते हैं कि 5 आया, 9 आया, 13 आया, सब विषम पूर्णांक आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। बस ऐसे ही आपको लिख देना है। 1 2 इसमें भी जांच कर लो, 4q प्लस 3 वाला में, 4q प्लस 3 वाला में देखो जब a बराबर रखेंगे 1 तो 4 प्लस 1 प्लस 3 तो 4 3 7। a बराबर देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 3 तो 4 2 8 और 3 11। इसमें भी सब विषम आ रहा है, मतलब इसमें भी सब विषम आया, इसमें भी सब विषम आया है ना। तो हम अगर q का मान सम रखे या विषम रखे, लेकिन मान हमारा क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। क्लियर। अब देखो यानी कि पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा है पता तो लोगों को। पहला चैप्टर से आपको जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अगर पहला चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट कर लिए तो 1 2 3 4 नंबर और 2 6 नंबर और 3 नंबर, 6 और 3 9 नंबर का पूछा जाएगा। समझ लो 9 नंबर आपका एक चैप्टर पढ़ने से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब जो है सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सेट नंबर 2 में क्वेश्चन 1 बोलता है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 156 का कैसे करते हैं, बस वैसे ही 2 से 7 दूना 14, 2 8 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से 13 तिहाई 39, 13 का 13 हो जाएगा। कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको गुणनफल के रूप में तो 2 का पावर 2, 3 के पावर 1, 13 का पावर 1 हो गया आंसर। बना लेंगे आप लोग। एक के बाद विषम बोलता है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सेट नंबर 2 का क्या बोलता है, विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है 6q प्लस 1 के रूप में नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकता, 6q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता, या 6q प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता। बोल रहा है इसमें आप ध्यान से समझ लो कि विषम पूर्णांक के रूप में कौन नहीं हो सकता है। तो आप q के मान कुछ भी मान के देखो कि इसमें विषम पूर्णांक नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ q का मान 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो 6 1 जा 6 और 1 7 होगा ना। इसमें 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और 2 8 होगा ना। इसमें 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और 3 9 होगा। इसमें 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और 5 11 होगा। तो देखो तो विषम किसमें नहीं हुआ, विषम इसमें नहीं हुआ, इसमें 8 आया ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको खुद से दिमाग लगाना है कि इसमें कौन विषम आ रहा है, सम आ रहा है, विषम नहीं आना चाहिए। तो 1 1 सब जगह रख के देख लो, बात समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। सेट नंबर जो है 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे दिया हुआ मान 2 गुना 2 गुना 2 लिखा है
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुना 3 1 2 3 4 5 3। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछ दिया। ये तो पहला क्लास के बच्चा लोग भी बना सकता है कि इसको गुना करना है। 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 और 32 तिया कितना होगा? 32 तिया 96 होगा। कितना होगा? 96। ऑप्शन में देखो कि 96 कौन नंबर पर दिया हुआ और 96 2 नंबर पर दिया हुआ तो 2 इसका सही होगा। समझे ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें देखो, बोलता है कि बताइए किस प्रकार का संख्या, अभी बोले थे 5 प्लस रूट माइनस रूट 3 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो लोग बताओ। अपरिमेय संख्या, जोड़ घटाव में रूट लगा हुआ रहेगा वो कैसा संख्या रहता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा चलेंगे? क्वेश्चन नंबर इसमें था ए वाला। देखो क्वेश्चन एक और है, इसी चैप्टर का 5वां क्वेश्चन समझ लो। इसी चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है 510 और 92 कैसे? ये तो आप लोगों को बता ही दिया है ना। पेज नंबर 2 में भी देखो इसका यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। ठीक ना? तो ये क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए कि इसको बोलता है कि एचसीएफ बराबर इतना है तो आप एलसीएम बताइए, एलसीएम बराबर 1। तो ये क्वेश्चन तो बता ही दिए, इसको क्यों इसी क्वेश्चन को बार बताया है? 23,446 आएगा ना, 23,446 346 आएगा इसका। देखो बना ही देते हैं, इसका सॉल्यूशन गलत आया था। कितना कितना दिया हुआ है? 510 और 92 का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। आपसे एलसीएम पूछ लिया कि एलसीएम बराबर बताइए। तो एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी। ये फॉर्मूला याद करके रखना है, ये पूछेगा ये क्वेश्चन। तो देखो एलसीएम कितना हमको लाना है ना, एलसीएम हमको लाना है। एचसीएफ दिया हुआ है 2 बराबर ए दिया हुआ 510, बी दिया हुआ कितना 92। पहले ये 2 से तो ही काट लो, कै बार में कटेगा? 2 का नहीं, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पचे 10, 255 आया ना। 255 गुना 92 कर दो, 255 गुना 92। 2 पचे 10 के 0, 2 पचे 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5 और यहाँ 9 पचे 45 का 5, 9 पचे 45 और 4 49 और 9 पचे गुना 18 और 4, 18 और 4 कितना होता है? 22 होता है। 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 23,460 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना? तो इस प्रकार से आप जा करके बना लीजिएगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है उसको भी बताते हैं। ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। देखो आंख के सामने से खाली क्वेश्चन गुजारना है और कुछ नहीं। आप लोगों को बोलता है कि 2q के रूप का दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखो बोलता है ना 2q एक सम संख्या होगा, क्या होगा? सम संख्या होगा और 2q + 1 एक विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा। ऐसा आप दर्शाइए। आपको ये सिद्ध करना है कि सम संख्या कैसा रहता है? 2q के रूप में रहता है और विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होता है। इसको बनाएंगे कैसे? एग्जाम में जाएंगे तो मान लेंगे कि मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लेना है। इसके बाद देखो इसमें जब हम रखेंगे जब q बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। इसमें 2q + 1 में मान रखने पड़ेगा। जब q बराबर 1 2 3 4 रखने देखो a बराबर जब 2q लेंगे ना तो क्या आने वाला है?
2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना में 2 बराबर 4, 2 गुना 3 बराबर 6, ये वाला में देखो रख रहे हैं 2 गुना 4 बराबर 8, सम संख्या सब आया। और जब a बराबर 2q प्लस 1 लेंगे, ध्यान से समझो, 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 3, a बराबर 2q प्लस 2 प्लस 1 बराबर 2 गुना 4 1 5, a बराबर 2 गुना 3 प्लस 1 बराबर 2 गुना 6 और 1। देखो इसमें सब सम संख्या आ रहा है, इसमें सब विषम संख्या आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः 2q सम धनात्मक पूर्णांक तथा 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। हो गया आंसर आपका, 3 नंबर एकदम कंप्लीट नंबर मिलेगा इसमें, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा। सेट नंबर 2 भी कंप्लीट आपका कर दिए। सेट नंबर 3 का देखो क्या दिया हुआ है पहला चैप्टर का। आप लोग ना जा करके घर पे इसको वीडियो को देखना और फिर से इसको नोट करते चलना, ठीक ना। और नहीं नोट करोगे तो 4 बार एक वीडियो को देखना, कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो है पहला सेट नंबर, अब सेट नंबर 3 का 2 खत्म हो गया है। सेट नंबर 3 का 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 135 का भाज्य गुणनफल कीजिए। अरे सब में वही दिया हुआ है, कोई में 140 का दिया तो 156 का दिया, तब 135 का दिया, तो 135 का नहीं करने आएगा। बताओ कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि वो विषम संख्या है ना। तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 15 से 45, फिर 3 से काटो, 5 से 15, 5 से काटो 1, कितना आया 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, घात के रूप में लिख दो 1 2 3, 3 के पावर कितना 3 5 आंसर हुआ कि नहीं। एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ोगे तो कैसे नहीं आएगा बनाने। और इसमें ऑप्शन देखो गुणनफल के रूप में ऐसे नहीं दिया, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, यही वाला टिक मार देंगे। अगर ऐसे देता था ऐसे खोजता है, ऐसे देता था ऐसे लिख लेते, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित किस रूप का हो सकता है। धनात्मक सम पूर्णांक पूछता है, ऑप्शन देखो क्या 6q प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 और 2q। इसमें बोलता है धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में कौन है। इसमें पूछ रहा है कि ई वाला सम है कि ई वाला सम है कि ई वाला सम की सम है। बताओ इसमें से कौन सम है, कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करने के लिए तुम लोग को बोल रहे हैं, क्यू का मान अपने से रखने के लिए 1 रखो, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 का 2 और 1 3, ये तो विषम संख्या रहा है। 2 1 रखेंगे तो 4 का 4 और 1 5, विषम संख्या रहा है। यहाँ 1 रखो, 4 का 4 और 3 7, विषम संख्या रहा है। 1 रखो यहाँ तो 2 का 2, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है ना। तो सम संख्या के रूप में यह हो गया ऑप्शन नंबर डी, समझे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का HCF बताइए। तो कैसे HCF निकालते हैं, 26 का गुणनखंड करो, 26 का गुणनखंड करो तो कैसा 13 दूना 26 होगा ना। और 91 का गुणनखंड करो तो 13 से 91 होता है, 13 से 91। अब देखो HCF कौन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो नहीं होगा, 7 इसमें नहीं है तो नहीं होगा, दोनों में देखो 13 है ना। तो 13 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो पूछा, 4 देखना, अभी नहीं बता पाओगे ना तो बड़ा शर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पता है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कैसा संख्या है। सब में इस क्वेश्चन में पूछिए रहा अपरिमेय, और ये सब का आंसर अपरिमेय वाला होगा, ठीक ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो
चार क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑब्जेक्टिव वाला सेट में, ठीक ना, और 2 क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव वाला सेट में। तो चलो अब सब्जेक्टिव वाला सेट नंबर 3 का बताते हैं। चलो ना, सेट तो लोग को नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किताबें नहीं आज तक लिया था, कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो यार एचसीएफ पूछ लिया आप, सब में वैसा ही क्वेश्चन पैटर्न एक ही होगा। एचसीएफ क्या 6 और 20 का 2 दिया हुआ है, एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम बराबर वाट बता, नहीं बता पाएंगे। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। एचसीएफ देखो 2 दिया हुआ है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, बराबर ए 6 दिया है, 20 दिया हुआ है, ये 2 से निकाल दो, 2 का 2, 2 तिहाई 6, एलसीएम बराबर 20 तिहाई 7। आंसर कौन सा बटा 3 चलाना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन हर सेट में दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का कौन सा दिया हुआ है, दर्शाइए कि 4q, 4q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है, कैसा है, धनात्मक सम पूर्णांक है। आपको दर्शाना है कि सम पूर्णांक है, तो कैसे दर्शाते हैं कि मान लिया सब में एक ही जैसा बन रहा है, मान लिया कि जो है ए कोई सम धनात्मक पूर्णांक है ना, जब q बराबर 1 2 3 4 ऐसे मानना है, अपने से मानना है। तो देखो यहाँ पर a बराबर 4q लेना है, कितना लेना है, तो जब a बराबर q का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4, 2 रखेंगे 8, 3 रखेंगे 12। ये सब सम संख्या की विषम संख्या बताओ सब संख्या, देखो सब सम संख्या है। 4q जो रख रहा है q का मान 1 2 3, तो सब सम संख्या आया, इसमें भी देखो रख के सम संख्या आएगा। a बराबर जब क्या होना चाहिए, 4q प्लस 2 होना चाहिए, क्या होगा, a बराबर 1 रखेंगे प्लस 2 होगा, 4 2 6। a बराबर जब 2 रखेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, 4 2 8 और 2 10। देखो सम संख्या आ रहा है ना, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 4q तथा 4q प्लस 2 सम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। प्रूफ हो गया, ये बात हो गया, ये प्रूफ हो गया मेरा 3 नंबर कंप्लीट, ठीक ना। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव वैल्यू। देखो सेट नंबर 3 कंप्लीट कर दिए चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि आपका यहाँ से इतना आइडिया लग गया होगा, है नहीं, इतना आइडिया लग गया होगा आपको कि पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन पूछने वाला है सब इसी प्रकार का पूछने वाला है। 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है अभी तक, ठीक ना। मैथ का 10 नंबर, सेट नंबर 4 भी बता देते हैं, बताने में कितना टाइम लगेगा। देखो सेट नंबर 4 का 225 का बोलता है आपको क्या करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। अभी अभाज्य गुणनखंड करने का 3 बता दिया, अपना खुद से करना। बोलता है 4q प्लस 1 सम होगा कि विषम होगा, 4q प्लस 1 सम होगा कि विषम होगा। अरे 1 है ना, देख लो यहाँ पर 1 रखो, मान 1 रखो तो 4 और 1 5 होगा, विषम होगा, क्या होगा, विषम होगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, ए दिया है 6/15 का दशमलव प्रसार करिए, 6/15 का दशमलव प्रसार। कैसे दशमलव प्रसार करना है, तो 6/15, 15 का गुणनखंड करो, 3 गुना में 5, 3 का 3, 3 गुना 6, 2/5। अपने से एगो 2 लाए, एगो 2 ऊपराऊ करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 4/10। एगो रहता है 0, तो वहाँ पर ऊपर में एगो दशमलव लगता है, हो गया ठीक ना। इस प्रकार से आपका बनाया भी है, कॉपी में क्वेश्चन देख लेना और ये इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव प्रसार 6/15 का भी लगवाए थे, देख लेना, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछता है, इसका पूछता है कि हाँ 6q प्लस 2 बता परिमेय है क्या अपरिमेय है। देखो अगर नहीं बना पाओ, अभी बता पाओगे तो बड़ा समस्या है, अपरिमेय है ना। हाँ तो बताओ, ऐसे 10वीं पास हो पाओगे कि नहीं, चलो हो जाओगे,
ऐसे पढ़ लोगे तो जरूर पास हो जाओगे, ठीक ना। मेरे को पूरा विश्वास है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8, इसमें क्या कहाँ दिया, एक 96 और 404, 96 और क्वेश्चन नंबर 5, 96 और 404 का HCF बताइए, और LCM, HCF और LCM आपसे पूछ लिया है। तो 96 और 404 का HCF और LCM कैसे ज्ञात करना है, आपको सॉल्व लिखना है, और लिखना है आप दो विधि से निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लगा करके बना सकते हैं, और एक गुणनखंड विधि द्वारा। आपको गुणनखंड विधि द्वारा हम बता देते हैं। 96 का गुणनखंड करो, कितना होगा, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 से काटो, 6 दूना 12, 2 से काटो 3, कितना आया, 2 2 2 2, कै गो 2 है, 5 गो है, गुना में कर लिए। इसके बाद अब आपको करना है 40 का गुणनखंड, कितना करना है, 40 का, 404, देखो ये करना है 404, कैसे कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4, 0, 2 एका नहीं, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एका 2, 0, 2 एका 2, 101 तो नहीं कटेगा, किसी नहीं कटता है ना। 404 का गुणनखंड कैसे आया, 2 गुना 101। तो HCF हमसे पूछा है, HCF और LCM दोनों ना। HCF देखो कौन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, देखो इसमें भी 2, 1 जोड़ा, इसमें भी 2, 1 जोड़ा। अब देखो 101 का इसमें जोड़ा है नहीं, तो HCF आपका 2 दूना 4 आया, 2 दूना 4। LCM क्या होता है, LCM होता है कि जहाँ पे सबसे बेसी संख्या रख, जैसे कि 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो एक ही जगह से मतलब 2 हमको लेना है, लेकिन एक ही संख्या को दोनों जगह से नहीं लेना है। LCM में क्या होता है कि सारी संख्याएं को लेना है, सारी संख्याएं को लेना है, लेकिन वे संख्या को नहीं लेना है जो ऊपर ले लिए, जैसे इसमें मान लो 2 लिए थी, ये 2 नहीं लेंगे, वैसे तो सब तो ऊपर देखो क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो जहाँ बेसी रहता है वहां से लेते हैं, तो 2 का पावर 5 ले लिए गुना में, इसमें 3 है, इसमें नहीं है तब लिया है, इसमें 101 है, 101 ऊपर लिया है, ठीक ना, इस प्रकार से करते हैं। अब इसको गुना कर दो, ये कितना आता है, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 दूना 32, 32 गुना 3 गुना 101। अब 32 किया कितना होगा, 30 90 और 32 96, कितना होगा 96 गुना में 101। अब 96 गुना में 101 आपको कर लेना है, ठीक ना, गुना कर लेंगे ना, तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये बन गया। अब इसका एक 8वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 6q + 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 5 बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। अब इसको बनाने वाले हम नहीं है, आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बना दिया ना, यहाँ q के मान रखना 1, तो 1 2 3 4 ऐसे रखना, और इसमें भी मान रख के देखना, इसमें भी मान रख के देना, इसमें भी मान रख के देखना, सब में विषम संख्या है, तो नीचे लिख देना कि अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम धनात्मक संख्या को दर्शाता है। हो गया आंसर कंप्लीट। अब पहला चैप्टर आप 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इतना क्वेश्चन आप बनाने सीख गए होंगे ना, तो आप आसानी से जो है 10 नंबर एकदम बटोर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अध्याय 2 का पढ़ने वाले हैं। अब अध्याय 2, अध्याय 2 में देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब पहला क्वेश्चन 5 होगा और 6 होगा, 5 होगा 6 होगा, और कौन सा है एग्जाम में भी जाइएगा तो वही होने वाला है, 7 भी होगा। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 6 7, और कौन सा है में
सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2। और देखो पहला चैप्टर से आपका इतना क्वेश्चन पूछने वाला है, 1 2 3 और 2 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है दूसरा चैप्टर से, ठीक ना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछेगा टोटल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम ध्यान देंगे पहले ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यानी कि सेट नंबर 1 अब पढ़ने वाला है। सेट नंबर 1 का दूसरा अध्याय पढ़ने वाला, दूसरा अध्याय का पहला क्वेश्चन, अरे 5वां क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कुल मिला के दूसरा चैप्टर का, ठीक ना। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -2 दिया हुआ है तो घात बहुपद ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया है कि बहुपद बता दीजिए। ये 3 दिया हुआ है, ये -2 दिया हुआ है। तो इसका आप लोग जो है एक फॉर्मूला याद कराए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद होगा तो बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक ना। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बनाने आएगा, ये ध्यान रखना। और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो वो वाला जो फॉर्मूला वाला चैप्टर का वीडियो बना है उसको आप 5 बार देख लो, एक एक फार्मूला याद हो जाएगा। 10वीं क्लास का जितना फार्मूला का यूज होना है उसमें हम सारा फार्मूला 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3x। यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -2, कितना दिया हुआ है, -2। तो यहाँ देखो x² माइनस x प्लस माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी से पूछा हुआ है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन, अगर ये बनाने में तो लोग पका जाओगे ना तो समझो कि नहीं आप डूबने वाला है, ठीक ना। इसमें शून्यकों की संख्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताइए। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या 1 2 3। एक शब्द को देखते हैं कि प्रतिशत कितने जगह पर हो रहा है ना। तो एक शब्द देखो यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ एक और यहाँ 3 जगह प्रतिशत हुआ ना, तो हम कह सकते हैं कि इसकी शून्यकों की संख्या कितना है, 3। ऑप्शन में देखना 3 कहाँ है, 3 है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सही में नहीं बना पाओगे नहीं तो नैया डगमगाएगा एकदम पक्का। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, शून्य क्या करिए, 4u² प्लस 8u का शून्य बताइए। तो शून्य बताने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, इतना बराबर 0 लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो 0 ले लो। अब इसमें देखो कॉमन दिया हुआ 4 दिया हुआ, u दिया कॉमन, तो यहाँ से u बचा, यहाँ पर 8 में 4 कॉमन ले लेते 2 बचा ना, u कॉमन ले आएगा बराबर 0। अब देखो एक बार 4u बराबर 0 लेके हल करो और एक बार u प्लस 2 लेकर के हल करो। तो देखो u बराबर गुना में इधर बटा होगा 0/4 और u बराबर ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो इसका मतलब तो 0 हो गया और इसका मतलब हो गया -2, यानी कि इसके 2 शून्य थे, एक 0 और एक -2 है। देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसमें देखो दिया एगो में दिया है 0, एगो में दिया हुआ -1/2, एगो में दिया है 2, तो 0 भी है और -2 भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देता है कि 1 और 3 दोनों, इसका 1 और 3 दोनों होगा ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर, समझ गए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलने वाला है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 तो बताइए दे रहे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2। तो बता दीजिए, बुझाता है कुछ। अच्छा सेट नंबर 1 ना पढ़ रहे हैं, सेट नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये भी बोला है योगफल दिया हुआ, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4 है और गुणनफल दिया हुआ है कितना है, 1 है, 1 दिया हुआ है। आपको बहुपद पूछ लिया कि बहुपद बताइए,
एक ही फॉर्मूला से देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया है, एक क्वेश्चन यहाँ वाला पूछ लिया है ना। तो बना लेंगे आप लोग, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, तो 4x और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1। दैट इज आंसर। देख लो कितना आसान, बना लोगे ना। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 देखने वाले। इतना आसान है, 10वीं क्लास का हमको लगता है कि तुम लोग हवा में डाल दोगे। नहीं 5, 6, 7। अब देखो सेट नंबर 2 में 5वां क्वेश्चन क्या देता है। 5वां क्वेश्चन बोलता है कि एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यों का योगफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। रूट कितना दिया हुआ है 5। अब आपसे बहुपद पूछ लिया तो फिर तो वही फॉर्मूला बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया √5। अब एक्स स्क्वायर 0 से एक्स को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा ना, तो इसका कैल खत्म प्लस √5 आंसर। समझे, ये दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया, अल्फा इंटू बीटा का √5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लिया कि बहुपद बताइए, तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 5 दिया हुआ है, तो 5 का 0 5। अब देखो एक्स को 0 से गुणा किया तो खेल खत्म इसका हुआ, और यहाँ पर एक बचेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोलता है, मैं ये पार करने वाला। देखो 6 में पूछता है पी स्क्वायर 15, इसका शून्य बता दो। शून्य ज्ञात करने का आएगा, ठीक ना। तो शून्य ज्ञात करने का क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं पी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √15 गुना √15, चाहे √225। ये 15 है, ई भी 15 है, ई भी 15, ई भी 15 है, देखने का नजरिया अलग अलग, ठीक ना। तो इसको हम √15 को गुना में लिख सकते हैं कि 15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला लेकर लगा दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमको शून्य ज्ञात करना है, तो इतना बराबर 0 लेकर हल करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टी प्लस √15 टी माइनस √15 इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर लेके हल करो 0, और इसके बाद एक बार इसके बराबर लेकर के हल करो 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में √15 हो जाएगा, और इसमें माइनस में उधर प्लस में √15 हो जाएगा। यानी शून्यकों का मान हो गया माइनस √15 और प्लस √15। यही इसका शून्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी इसका सही है। समझे, नहीं समझे तो बनाते रहना। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है 7वां। देखो इसका बता दो, नहीं बता पाओगे तो फिर डूब जाएगा। नहीं बता, शून्यकों की संख्या बता दो। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 1 से जाएगा। बना लोगे, हंसी आ रहा है देखना, डुबा देगा। टेस्ट के लिए थे कितना लोग इतना नहीं बुझाएगा, ठीक ना। अब हंसी आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर कौन में आप पहुंचने वाले हैं, पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 2। पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सेट का चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया है, मतलब अगला क्वेश्चन समझ लो, पहला अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो कुल मिला के समझो। यही है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा। अब तो ये चैप्टर का नहीं बनाएंगे, खाली वही क्वेश्चन देता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। अब बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछ लिया, अब ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे ना। एक अब हो गया। फिर देखो इसका अगला सेट में क्या दिया है, तीसरा सेट में देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि गुणनफल अयोगफल। सेट नंबर 3 का क्या देता है, ई दिया है 1 और दिया है 1, और आपसे पूछ लिया कि बताइए बहुपद बताइए। बना लेंगे,
बिल्कुल बना लेंगे, बस वही फॉर्मूला लगा देना है। एक वो गाना खेल रहा है उधर से, एक वो देखो बोल रहा है x² माइनस 2x प्लस 8 दिया हुआ है ना, माइनस 8 दिया हुआ है। अब इसका तूने पूछ लिया तो तुझे बताने के लिए क्या करना होगा, हमको इधर 0 करना होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो। इसको ऐसे बांटना है मध्य पद को कि गुणनफल प्राप्त हो ना। तो यहाँ से देखिए 8 कैसे कैसे लाया जा सकता है। 8 लाने का तरीका देखो, 1 गुना 8 लाया सकता है, 2 गुना 4 लाया जा सकता है, यही लाया जा सकता है ना। तो अंतर देखो इसमें 2 आ रहा है, यहाँ 2 इसमें आ रहा है ना, जोड़ने घटाने पर x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक ना, बराबर 0। अब एक बार कॉमन वाला लेकर के 0 हल कर लो, और एक बार जो है एक मतलब एक स्टेप और कर देते हैं। आता है कि नहीं सब आता है, नहीं आता होगा तो समस्या है। देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, यही आंसर होगा, -2 और माइनस प्लस 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। तुमने ज्ञात कर दी तो आप ज्ञात करना। अब पूछ लिया, बता दो शून्यकों की संख्या बता दो। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ बोलो तुम क्या रहा है, क्वेश्चन में चल रहा है। एक देखो, एक घुमा दिया, ये देखो दिया, ये वाला क्वेश्चन फिर दिया है इसमें, ये वाला शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल पूछ दिया हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस। अब तक आप लोग श्योर होगा कि नहीं, इससे एक नंबर के एकदम आना है, 1 नंबर 2 नंबर क्या आना है, तो आना है फॉर्मूला से श्योर होगा ना, याद कर लोगे फॉर्मूला। देखो हम लोग कैसा नहीं फॉर्मूला कैसे याद होगा, एक बात बता दो, यही चेक पढ़ते थे, ठीक ना, चेक पढ़ते थे, देखते कि चला ये ही फॉर्मूला का यूज कर हर सेकंड किया, इसका मतलब पूछेगा, ठीक ना, और बार बार लिखते हैं। अभी देखो हमको फॉर्मूला याद है, फिर भी लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं कि नहीं। तो लिखना सही होगा, आप सोचोगे कि नहीं हम नहीं लिखेंगे, हमारा तो याद है, तो याद है तो जाओगे, ठीक ना, बोरा में, ठीक ना, कुछ नहीं। अब देखो पोच क्या एकदम बिल्कुल बोरा में जाएगा, वो झटका वाला नहीं बता रहे हैं, ठीक ना, आजाती नहीं, एक इसका बता देते हैं। देखो 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसका आपसे पूछ लिया कि शून्य बताइए, गुणनखंड करना पूछ लिया, गुणनखंड पूछा है ना। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल देखो कितना है, इसका और इसका गुणनफल देखो 12 है, कितना है 12। 12 कैसे लाया जा सकता है, 12 गुना 1 लाया जा सकता है, और कैसे लाया जा सकता है, 6 गुना में 2 लाया जा सकता है, और 3 गुना में 4 लाया जा सकता है। देखो एक किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, अरे जोड़ने घटाने में एक किसी में आएगा, पहला बार पढ़ रहा हो कहा लगता है। x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला बार पढ़ो तो हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, और फिर यहाँ बचेगा, एक ही बचेगा, -4 बचता है, 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा, कॉमन लेना आएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 में 3। ये देखो 2 शून्य खा रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है। हाँ तो जा सकते हो, अच्छा ठीक। देखो क्वेश्चन इसका अभी देख के बताते हैं, क्या है, अरे इसको नहीं कहते हम, ऑप्शन नंबर इसका देखो 2 में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और देखो एक और क्वेश्चन ऐसे दिया, इसका शून्य पूछ लिया, बता दो शून्यकों की संख्या कितना होगा, सही बता, शून्यकों की संख्या कितना होगा 4। ठीक है, अध्याय 2 का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब अध्याय 3 का हम लोग देखने वाले हैं, अध्याय 3 का क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा पूछा है सेट से,
तो देख लेते हैं हम। आपका है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, वो 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। और इधर सब्जेक्टिव में देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में आपका है क्वेश्चन नंबर 9, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 9। देखो इतना ही क्वेश्चन जो है ना, मतलब इस चैप्टर से क्या नंबर का क्वेश्चन देख लो, 1, 2, 3 और 3, 6 नंबर का। कितना पूछेगा? 6 नंबर का क्वेश्चन अध्याय 3 से पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं ना। सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, तो सेट नंबर 1 से पहला क्वेश्चन क्या है इसका? 8वां देखना पड़ेगा पहला। चलिए A1x, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो पूछता है कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो बताइए कि कितना हल होगा, कितना हल होगा। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है तो रेखाएं संपाती होती है और अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 में दिया हुआ है अनेक हल, तो 2 हो जाएगा। इसका दूसरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझो। पूछता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बताइए कि रेखाएं समांतर होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो आपको A1 बटा A2 करने आता है ना। तो A1 का मान 6 है, A2 का मान 3 है और B1 का मान -2 है और B2 का मान -1 है और C1 का -9 है और इसका 12 है। अब देखो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12। यहाँ कितना आया? 2 आया, बराबर माइनस कट गया, माइनस कट गया ना, 2 आया, बराबर यहाँ पर कितना आया? 3 बटा में 4। 2 बराबर तो 2 मान जानते हैं, लेकिन 2 बराबर 3 जानते हैं नहीं। तो ये क्या हुआ? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आया, ठीक ना। ये क्या आया? A वाला आया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो जब इस फॉर्म में होता है तो रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। बात समझे? रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर इसका 9, 10 बोलता है 1 प्लस, यहाँ देखो इसको मिटा के बनाते हैं। अभी 8 भी नहीं बजा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक ना। क्या क्या दिया हुआ है अभी? क्वेश्चन नंबर 9, 8, 10, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसका हल बताइए, इसका हल बताना है। हल बताने के लिए तो कौन सा विधि, आपको जो विधि लगता है बनाने उस विधि से बनाओ। प्रतिस्थापन विधि बनाए हो, ग्राफीय विधि सीखे हो, विलोपन विधि सीखे हो, वज्रगुणन विधि सीखे हो ना। तो आपको विलोपन विधि सबसे आसान नियम है ना। तो विलोपन विधि द्वारा देखो क्या करना है, जोड़ दो, 2x हो जाएगा, इसको जोड़ो कट जाएगा, इसको जोड़ो 8 हो जाएगा, x का मान देखो 8 बटा में 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1, 2 में जिसमें रखना है रख दो। x बराबर x का मान 1 में रख दो, ठीक ना। तो क्या होने वाला है, x का मान रखना है हमको, x बराबर कितना है? 4 ना। 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, y इक्वल टू 2, यानी x बराबर 4 और y इक्वल टू 2। आपको बनाने आता है इस विधि का उपयोग करके ना, तो आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव का 9, पहला से इसके बाद कंप्लीट। कहाँ है ले मेरे, जल्दी से निकल जा। देखो 2x कहाँ है? 2x माइनस वाई
इक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए पूछ दिया कि इसको आप ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो ग्राफ तो हम नहीं खींचेंगे क्योंकि ग्राफ कॉपी में खींचा जाएगा, लेकिन इसका सबसे पहले तो हल ज्ञात करना होगा ना। तो क्या करना होगा, यहाँ पर समीकरण 1 क्या लिखना पड़ता है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 जब लेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो हमको y बराबर निकाल लो, y बराबर क्या होगा 2x, y कौन ले जा रहा है ना, तो y कौन ले जा रहा है, इसको नहीं ला रहा है, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया, y बराबर आ गया। इसका बॉक्स बना, कैसे हल करना रहता है, कम से कम 2 टे हल। यहाँ y का मान x का मान अपने से रखना, इधर अपने से रखना रहता है ना, तो 0 रख दो, तो 0 तो 0 गुना 2 0, तो 0 में से 2 घटाओ तो माइनस 2 रहेगा ना। 1 रख दो, कितना रख दो 1, तो 2 का 2, 2 में से 2 घटाओ 0। 2 हल ज्ञात कर लिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 का भी वैसे करना पड़ेगा। 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो वाई उधर जाएगा तो प्लस में, और 4x 4 इधर आएगा तो माइनस में हो गया। दिखाई देता है। अब यहाँ देखो x वाई अपना से रखो, यहाँ 0 रख दो, माइनस 4 आ जाएगा ना, 1 रख दो, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। फिर ग्राफ कॉपी में खोज के बिंदु और ग्राफ खींच दो, जहाँ पर छेद होगा वही x और y का मान हो जाएगा। क्लियर, ग्राफ खींचने वाला ही बनना है। अब देखो सेट नंबर 1 कंप्लीट, सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे है मेरे पास, वही दिया हुआ है। देखो a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया है कि बताइए कै हल होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 दिया हुआ है, पूछ लिया कि आपसे कै हल होगा। तो बताओ a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। रेखा युग्म 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 दिया हुआ है ना। इसके बाद kx प्लस 10y इक्वल टू 15 दिया हुआ है, और बोलता है कि असंगत है। कैसा है ये युग्म, असंगत है। तो आपको k का मान बताना है। तो असंगत कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है, तो असंगत होता है। फिर उसको भी असंगत बोलते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। यानी जब रेखाएं संपाती होती है और समांतर होता है तो असंगत होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, 8 बटा के नहीं पता है तो समझ लो कि कैसे बनता है, बस खत्म। ऐसा थोड़ी है कि आज 9 दिन में आपका पूरा जीत नहीं पढ़ लो। और दिया 5 बटा 10, देखो यहाँ सिर से तिरछी गुना करो, 10 को 11 से गुना कर दो, इसको 11 से गुना करो, ठीक ना। इसको 11 से गुना दो तो 80 हो जाएगा, और 11 से गुना कर दो तो 5 हो जाएगा ना। अब के बराबर निकालना है तो 5 में गुना में है, इन्हें जगह से बटा होगा ना। के बराबर 16 के का आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, 9 ये बोला हमारा काम इसमें हो रहा था, हमारा काम इसमें ही हो रहा है। a1 बटा a2 वाला हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, इतना ही में मेरा काम हो रहा था। c1 बटा c2 क्यों चलेगा, हवा लग रहा है कंधार। देखो क्वेश्चन नंबर मेरा है अब 10। x प्लस वाई इक्वल टू 14
और है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक ना। अब इसका हल आपसे पूछ लिया तो हल बता सकते हैं, बिल्कुल विलोपन विधि लगा सकते हैं ना। और ये तो ऑब्जेक्टिव को लगाया था, आपको जैसे हल करना आता है वैसे हल करिए चुपचाप, ठीक ना। और आंसर बताइए। तो देखिए इसमें कैसे होगा, जोड़ दो 2x, इसको जोड़ो तो 0, और यहाँ 14 4 18, x बराबर 2 का 2 दोनों 18 9, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। 1 में रख दो तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x का मान हमारे पास 9 आया है, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 14 माइनस 9, तो बता दो 14 में से 9 गया तो 5 होगा, यानी कि 9 और 5 हो जाएगा ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया। अब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ मेरे पास है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है, ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करें। 3 से क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 में से कोई एक भी ज्ञात करें। बोलता है 2x, देखो यहाँ अभी सब बताने वाला है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 से दिया हुआ है, 3 में से कोई आपको एक को ज्ञात करना रहेगा, लेकिन परीक्षा में हो सकता है कि कोई एक को जरूर रहेगा ना। यहाँ तो 3 इसलिए दिया है कि हम बेसे देते रहे हैं, कोई एक टकरा जाए, ये इसका मतलब यही ना, हम बेसे दे रहे हैं, इसमें से यही में से कोई एक आएगा, तो इतना सब दे रहे हैं, यही में से कोई एक आएगा यहाँ, ठीक है। ये देखो अब देखो क्वेश्चन जो है ना, हमको जहाँ तक लगता है एक क्वेश्चन में इसे 3 तरीका है लिखा, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। ई देखो एक ही क्वेश्चन है, ई दूसरे रूप से लिखा है, दूसरे रूप से लिखा है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसे भी लिख कर दे सकता है, ऐसे भी लिख कर वैसे भी लिख करके दे सकता है। ओके, तो अब चलो हम इससे देखो निकाल के रखा है, हिसाब से चल रहे हैं, दो हल करना है ना। समीकरण 1 से क्या करना है, x y, तो यहाँ पे x का मान रख के देखो समीकरण 1 में अपना से 0 रखो, यहाँ आएगा 6, 2 रखो, कितना रखो 2 रखो, तो 2 दूना 4, 6 में 4 जाएगा तो 2 आएगा, हो गया। समीकरण 2 के लिए कैसे करेंगे, दूसरी लग रहा है लोगों को, इसमें x का मान अपना से रखो, 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो -2 आएगा, कितना आएगा -2, 2 रखो, न 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा ना, 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसको खोज लो ग्राफ कॉपी में और आराम से खींच लो, क्लियर। 2 सेट कंप्लीट, 1 सेट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिए, हाँ 2 सेट कंप्लीट। अब तीसरा सेट 5 चैप्टर तक पढ़ के जाना है, ठीक ना। खत्म करने में अब देखो 2-3 चैप्टर तो खत्म हो गया। आपका देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोलता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो निरूपित कीजिए। संगत है, बोल रहा है कि संगत है ना, तो संगत कब होता है, जब कोई हल होता है तो संगत होता है, अब कोई हल नहीं होता तो संगत नहीं होता है। तो हल 2 ही में होता है, एक होता है अद्वितीय हल और एक होता है अनेक हल। तो संपाती में अनेक हल होता है और प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल होता है। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और संपाती होगी तब संगत होता है। ऑप्शन में इसे दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो बोलता है ना कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निम्नलिखित रेखाएं समान होगी। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी। संगत में प्रतिच्छेदी होता है एवं संपाती होता है, ठीक ना।
याद कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बोलता है क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और इसके बाद दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 और आपसे पूछ लिया है कि रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, समपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो वही a1 बटा a2 5 बटा 7 बराबर 4 बटा में 6 प्लस माइनस में दे ना और यहाँ क्या होता है 8 बटा में माइनस 9। देख लो क्या 5 4 के बराबर है नहीं तो हमारा हो गया a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो जब इस रूप में होता है तो क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है ना। कंप्लीट हो गया, ये बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन निकलने गया 10 पूछता है कि हल बता दो। x प्लस ये तो आसान वाला पूछेगा ही, x प्लस 7 और x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसको हल पूछ लिया है। अब नहीं बनाएंगे हम इसका हल, ऐसा बहुत सारा आप बना दिए ना। इसको कौन सा विधि लगाओगे बताओ तो? विलोपन विधि लगाओगे। कौन सा विधि लगाओगे? विलोपन। इस दोनों को जोड़ दो, हमको जीव नहीं मानता है, बनाना पड़ता है। x इक्वल टू 4 देखो x इक्वल टू 4 आ गया ना। और फिर देखो एक जमा यहाँ रख दो 4 तो इधर जाएगा तो घट जाएगा तो y तो मन 3 आ जाएगा, ठीक ना। 4 और 3 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन बहुत बनाने के मन करता है ना। देखो सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 8 क्या बोलता है कि रैखिक समीकरण युग्म बताइए जिसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा असंगत होगा। समीकरण युग्म दिया हुआ है और बताइए कि प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, क्या होगा, ऐसे लिखने 6x माइनस 3 हमारा सबसे मतलब क्या है ना डीमेरिट कहो चाहे मेरिट कहो, जब हम लिखने पढ़ने लगते हैं तो हमको आधा अधूरा काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। जब भी मन करता है तो हमको करता है कि पूरा मन करे, पूरा काम करे। ये देखो तो लोग तो बोलते लिखने में देखो यहाँ पे क्या होना है, इसमें बताना है कि क्या होगा, समांतर संपाती क्या होगा, ठीक ना। तो a1 बटा a2 करो -1 माइनस, ठीक ना 10। देखो यहाँ पे 2 का 2 होती है 6 माइनस माइनस कट गया तो 3 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ का आया, ये आया 10 बटा में 9। तो ये तो बराबर नहीं है, 3 9 के बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर है। ठीक है क्या आया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा। जब ऐसे रहता है तो रेखाएं क्या होती है बता दो। कॉपी में लिखा है सब एकदम बढ़िया सारणी बना के, ठीक ना। और जिसको नहीं पता है याद कर लो, सब तो आइए जा रहा है, कभी आगे पीछे कर करके आइए जा रहा है, आ जा रहा है ना। तो बिल्कुल देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अध्याय 3 कंप्लीट, ठीक ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ खींचने वाला, ग्राफ खींच लोगे आराम से, ग्राफ खींच लोगे ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब अध्याय 4 की बात करें। अध्याय सेट नंबर हमको 3 नहीं पढ़ा है, अरे 4 नहीं पढ़ा है, सेट नंबर 4 एक ना बता रहे हैं। अरे सेट नंबर 4 कहीं बता रहे हैं। सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो कैसे नहीं कर पाओगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और कुछ ले है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। बताओ इसका 2 हल में आप कर लोगे, 2 हल और ग्राफ खींच लोगे ना, बिल्कुल पूरा। तो अब देखो अध्याय 4 का कहाँ गया, इतिहास रचना है सर हमको भी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 11 पूछेगा, 12 पूछेगा, 13 पूछेगा, 14 पूछेगा, बहुत सारा पूछेगा। क्वेश्चन नंबर अध्याय 4 से देखो कौन कौन सा है ना, 11, 12, 13, 14, ठीक ना। और फिर सब्जेक्टिव का कौन सा पूछेगा, सब्जेक्टिव का पूछेगा मेरे पास
इसी तरह से अगर किनारा लगा के किताब से लिखो उसको, और तुम लोग लिखना चाहिए 10 पेज लिखो। बोलो आप बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15 सब्जेक्टिव है। देखो कितना कै नंबर का पूछेगा, 1 2 3 4 और 5, 9 नंबर का। अध्याय 4 से क्या नंबर का पूछेगा, 9 नंबर का। एक एक नंबर बटोरते जाओगे, पूरा 80 नंबर बटोर लोगे, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 का है। बोलता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। आपसे द्विघात समीकरण पूछ लिया ना, ऐसा ऑप्शन दिया x × x + 3 पे लिखना पड़ेगा, x + 3 क्वेश्चन नंबर 11 -3 बराबर x² -7। दूसरा का ऑप्शन मिलेगा x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² अब ये ऑप्शन हो गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - देखो 4 का ऑप्शन दिया हुआ, इसमें पूछ लिया कि द्विघात कौन है ना। तो आपको हल करने आना चाहिए कि कैसे हल होगा। गुना करना है, x × x x² 1 × 3 3x हो जाएगा ना। 1 × x x² 1 × 3 3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। x² नहीं होगा तो प्लस में x² इधर जाएगा तो -x² x में खत्म, तो इसे द्विघात नहीं बचेगा। इसमें देखो a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा प्लस में, प्लस में तो a आ जाएगा, एक से एक घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये भी द्विघात से आएगा, ये आएगा। देखना कैसे आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, x² + 2ab का 2 कितना होगा, 2ab + b² बराबर 2x। हल करेंगे तो ऐसा आएगा, a + b होल स्क्वायर में तोड़ना है इसको, ठीक ना। फिर यहाँ देखो क्या होने वाला है, x² + 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में +1, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में = 0। x² देखो ये कट गया, +4 आ गया = 0। द्विघात आया ना यहाँ पे, ये द्विघात है। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका है, सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए मूलों की प्रकृति। x² - 1 +1 प्लस यहाँ पे या माइनस = 0। और आपसे पूछ लिया कि इसके बता दीजिए आप जो है हमको मूल की प्रकृति बता दीजिए, मूल की प्रकृति। तो डी पूछ लिया हमसे, क्या पूछ लिया, डी। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। इस फॉर्मूला याद करके रखना, b² बराबर होता है, ठीक ना। तो b² होगा, तो देखो यहाँ पर b कितना होगा, d यहाँ पर 1 होगा तो 1 की स्क्वायर -4, a कितना है 1 है, c कितना है -1, कितना है -1 है। तो देखो क्या होने वाला अभी 1 कर दिए -1 कर दिए, तो 1 माइनस 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 प्लस 4 का 5। डी का मान 5 आया, डी का मान कितना है 5। तो डी का मान जब प्लस में होता है, यहाँ पे डी = कितना है 5 आया ना। तो डी का मान देखो, डी का मान आता है जब 0, डी का मान जब बड़ा होता है 0 से, और डी का मान जब छोटा आता है 0 से। तो इसमें होता है डी तो समान होता है, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं। इसमें क्या होता है, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। तो ये वाला है डी > 0 है ना। इसका मूलक प्रकृति तो वास्तविक एवं 2 असमान हल, ठीक ना। मूलक प्रकृति यही होगा। और यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग में देखना कि स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। आप खुद से समझना कि क्या लिखा हुआ है। देखो कौन सा खाने, कौन सा था, 11 12 13 14 15 था। अच्छा ठीक है, ए आपको बता दी। अब देखो पूछता है क्वेश्चन नंबर 13 इसका है, ax² + bx + c = 0।
अब पूछता है कि इसमें विविधकर बराबर बताइए कि विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखो पूछता है ऑप्शन में क्या बोला है ना, इतना इतना दे रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अरे डी का मान जब बड़ा होता है तब ना वास्तविक क्रम भिन्न होता है। तो यही वाला पूछ लिया, ये ऑप्शन में इसलिए दिया है नहीं गया ऑप्शन ऐसा ही दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 सही होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3। और क्वेश्चन नंबर 13 बता दिए, 14 बताने वाले। एक्स स्क्वायर एकदम आसान क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ लिया कि इसका विविध कर बताइए, क्या बताइए, विविध कर मतलब हो डी बराबर बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है हमारे पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4, ए के मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है 3। अच्छा एबीसी इसमें निकाल लो तो समझ में आता है ना, यहाँ का ए होता है, यहाँ का बी होता है, यहाँ का सी होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 से 12 हो जाएगा, घटाओ तो कितना आने वाला -11, इसका भी इसका -11, ठीक ना। ऑप्शन में चले, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 के लिए -11 वही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बता दिए, 14 बता दिए। तब क्वेश्चन नंबर 15 जो है सब्जेक्टिव कहा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 सब्जेक्टिव, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 1 पढ़ रहे थे ना। देखो 5 क्या बोलता है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से याद ये समझ लो, 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ ना। तो अब वो पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया कि इसका विविध कर बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए और हल बताइए, सब पूछ लेगा इसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है, इसमें 4 है, बी बराबर कितना है √3 x√3 है x, और सी बराबर क्या है इसमें 3 है, ये वाला रहता है ना। तो सबसे पहले आप विविध कर ज्ञात कीजिए, विविध कर यानी डी ज्ञात कीजिए डायरेक्ट। डी इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना है यहाँ पर देखेंगे 4√3 है ना, तो माइनस में जाना है, माइनस है तो माइनस होल स्क्वायर -4a 4 है और सी कितना है 3 है, हो गया ना। तो इसका कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के 16 या 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 के 16 या 48 घटाओगे 0 है, यानी क्योंकि d बराबर 0 तो प्रकृति मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं दो समान हल होगा ना। अब देखो जब मूल क्या हो जाएगा, मूल बराबर जब ज्ञात करेंगे तो -b बटा में a माइनस b बटा में a, फॉर्मूला होता है ना 2a होता है। तो देखो माइनस b कितना दिया हुआ है -4√3 दिया हुआ है बटा में 2, a कितना दिया है -4√3 बटा में 2। देखो 4 से 4 कट गया ना, 4 से 4 कट गया, या माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा बटा में 2 प्लस √3 बटा में 2। अब देखो हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ना। तो आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट। अरे सब तुम लोग को बोले थे ना 10 लाने के लिए, तो खत्म नहीं है सर। अभी देखो सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब सेट नंबर 2 देखो है, सेट नंबर 2 में क्या दिया हुआ बात नहीं, सेट नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ पे है, आप देखो ऑप्शन 1 दिया है x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर इधर गया +1 इक्वल टू भूल जाते 2x-3 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ लिया कि द्विघात है या नहीं है, तो आपको हल करना होगा, इसको a-b का होल स्क्वायर में तोड़ना होगा। 4 को दिया हुआ है ऐसा,
पहला इसको हल करो, फिर दूसरा हल करो, फिर तीसरा हल करो, चौथा हल करो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 4ab 4 देखो बराबर प्लस यहाँ 1 दिया प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 सबको एक करो x स्क्वायर माइनस 4x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x प्लस 4 और 5 और माइनस में इधर प्लस 0। देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये तो द्विघात आइएगा ये द्विघात ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, टेस्ट नंबर 2 का 12 बोलता है कि बता दीजिए मूल की प्रकृति का होगा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। और पूछ लिया कि मूलों की प्रकृति आप बता दीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा बता दो। यही d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे तो d बराबर b देखो कितना है माइनस 1 है ना, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है हमारे पास 6 है और c कितना है माइनस 2 है। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 चक 12 चुके 2 चक 12 12 चुके 48 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 49। d ग्रेटर देन 0 हो गया यानी d का मान 0 से बड़ा हो गया। तो d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक एवं दो असमान हल होता है यानी भिन्न हल होता है। ओके चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपको जो है मूल की प्रकृति बता देंगे ना आप लोग। d जब बड़ा होता है तो वास्तविक एवं दो भिन्न होता है हल होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बोलता है यही बात नहीं 13 क्या बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का होगा तो बताइए। वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल इसका कब नहीं होगा बताओ। d इक्वल टू जब 0 होगा तो होता है, d बड़ा होता है 0 से तब होता है, d जब छोटा होता है 0 से तब नहीं होता है ना। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा यही हो जाएगा। ऐसे भी रह सकता है इसका b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर होगा समझे। क्वेश्चन आपका हो गया 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अब अध्याय 5 स्टार्ट करने वाला है बहुत ही जल्द, बस 2-4 क्वेश्चन और है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का ये दिया है 3x इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे ना यही क्वेश्चन टपका था एग्जाम में तो इसको याद हो गया अभी। देखो यहाँ पे इसमें विविध कर पूछ लिया कि इसका विविध कर बताइए। तो विविध कर का मतलब क्या हुआ, विविध कर का मतलब हुआ d बताइए b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ इसमें b यहाँ पे है ना तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 4a कितना है 3 है, c कितना है 1/3 है, 3 से 3 कट गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 ये 1 हो गया सब मिला के ना कितना हो गया 0। इसके अंदर कितना हो जाएगा 0 d इक्वल टू 0 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है 15 कहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपसे अब पूछ लिया कि मूल बताइए इसका अस्तित्व बताइए और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके लिखिए ठीक ना। तो कोई बात नहीं d इक्वल टू बताओ पहले a बताओ इसमें a कितना है 3 है, b बताओ कितना है -5 है, c बताओ कितना है 2 है। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमारा b कितना दिया हुआ -5 तो -5 का स्क्वायर -4 a c। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा माइनस 2 3 दूना 6 चौके 3 दूना 6 6 चौके 24 कितना 1 आया यानी d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 होगा 1 भी 0 से बड़ा ही है ना। तो हम प्रकृति बता देंगे क्या हो जाएगा प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक एवं दो भिन्न। अरे जब भिन्न हल होगा ना जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब भिन्न होता है ना। अब मूल बराबर क्या होगा मूल बराबर तो इसके द्विघाती सूत्र होता है माइनस d प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a यही फॉर्मूला है ना। तो माइनस b का मान देखो कितना है
-5 कितना है -5 प्लस माइनस डी का मान देखो कितना है 1 दिया हुआ है बटा में 2 ए का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। तो अब आपको करना क्या रहता है यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 5 तो प्लस में लिखना है एक बार प्लस ले लो और वो जब एक बार ले लो। ये देखो 1 के रूट में कभी नहीं रह सकता है इसको 3 दूना 6 कर लो। अब इसमें होता क्या है कि एक बार प्लस निकाल करो तो 5 + 1/6 और एक बार होता है कि माइनस निकाल करो 6 तो 6/6 और यहाँ 4/6 1 3 यानी कि 1, इसका 2 मूल हो गया एक हुआ 1 2 बटा में 3 हुआ। क्लियर। चलो सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 3 और देख लेते थोड़ा ना। सेट नंबर 3 में क्या दिया है ठीक है बता रहा हूँ। सेट नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 में वही द्विघात पूछ लिया है ठीक ना। द्विघात समीकरण कौन है या नहीं है वो पूछ लिया है। फिर इसके बाद देखो पूछता है इसमें 12 में पूछता है यही वाला अभी जो बताया था उसके मूल के प्रकृति पूछ लिया 3x² 2x प्लस 1/3 का मूल की प्रकृति पूछ लिया। अभी निकाले थे इसको ठीक ना। और इसमें d बराबर ऐसे पूछ लिया d ऐसे है तो क्या होगा तो जब ऐसे है तो क्या होगा वास्तविक एवं भिन्न होगा ना। और 14 में क्या पूछ लिया 2x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसका आपको विविधकर बता देना कि विविधकर कितना होगा। विविधकर याद करने आता है ना b² - 4x। देखो सब में याद करना है तो ये फॉर्मूला बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो -4 का e² कर दो तो 16 हो जाएगा और ये -4 a कितना हो 2 b कितना 3 है तो आराम से देखो 16 और 3 दूना 6 से 24 घटा दो तो कितना होने वाला है 4 4 8 आने वाला है ठीक ना। ऐसे हो जाएगा। चलो सेट नंबर 3 कंप्लीट होने वाला है अभी एक क्वेश्चन और सब्जेक्टिव वाला देख लेना हमसे 14 में 20 बराबर 14 तो पता ही है। अब इसमें सब्जेक्टिव देख लो देख लेना 2x² - 7x कर गया प्लस 3 = 0 इस प्रकार से दिया हुआ ठीक है। और आपसे इसका मूलों की प्रकृति पूछ देगा मूल पूछ देगा और विविधकर पूछ देगा तो आप आसानी से इसका विविधकर ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है विविधकर a बराबर सबसे पहले देखो कि a बराबर कितना है 2 है b बराबर कितना है -7 है और c बराबर कितना है 3 है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया -7 तो -7 का स्क्वायर -4 a का मान कितना दिया 2 और c का मान कितना दिया 3 तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 गुना 6 हो जाएगा 6 के 24 हो जाएगा कितना जाएगा 24 घटा दो कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो जब d जो है ना 0 से बड़ा होता है तो मूल की प्रकृति आपको पता है कि मूल की प्रकृति क्या होता है वास्तविक एवं एवं दो भिन्न हल होता है। भिन्न का लो असमान का लो वही बात है ना। इसके बाद मूल बराबर क्या लगाना है ये वाला फॉर्मूला लगाना है द्विघाती सूत्र -b + -√d बटा में 2a। तो देख लो -b कितना दिया हुआ है -7 दिया हुआ है -7 प्लस -d कितना आया है d 25 आया ना √25 तो बटा में 2 a कितना दिया है 2 दिया है तो हल करेंगे तो यहाँ एक बात अलग है 7 आ जाएगा यहाँ प्लस -5 आ जाएगा √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा एक बार प्लस लेकर करो तो 7 + 5 बटा में 4 और एक बार माइनस लेकर करो 7 - 5 बटा में 4 तो 7 + 12 बटा में 4 और यहाँ पे घटेगा तो 2 बटा में 4 यहाँ 2 4 का 4 4 से 12 2 का 2 देखिए 2 दूना 4 तो यहाँ 3 को 1 बटा 2 इसका सही है ठीक है। सेट नंबर 3 कंप्लीट। सेट नंबर 4 आप लोग बना लोगे सेट नंबर 4 में भी यही पैटर्न एक ही है ठीक ना। अब अध्याय 5 चलेंगे अध्याय 5 अध्याय 5
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है ना, 8:30 बजे तक आपका छुट्टी हो जाएगा। देखो यहाँ पर अध्याय 5 का क्वेश्चन कौन कौन सा दिया हुआ है, एक बात नहीं, अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना। और सब्जेक्टिव में फिर कौन सा दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में कौन सा दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में आपका 10, सब्जेक्टिव में आपका दिया हुआ है 10, ठीक ना। बस इतना ही क्वेश्चन, यानी कि क्या नंबर का होगा, 1, 2, 3 और 3, 6 नंबर का होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 से चलते हैं हम लोग। बोलता है प्रथम पद ए और सारांतर डी वाला एक एपी का एनवां पद होगा। एक बोलता है ना, प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है और डी है और एन है, तो ए एन बराबर बताओ, एनवां पद बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन में दिले है, ये आंसर सही होगा। ये ना संबंध है ये इस सब में, इधर से जाइएगा, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, 15, 16 पहला सेट कर क्या होगा, 10, 7, 10, 7, इसके बाद 4, इसके बाद आपका हो जाएगा 30वां पद, बताइए का 30वां पद बताइए। तो देखो यहाँ पे a बराबर 10, a बराबर 10, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कितना दिया हुआ है 7, a1 कितना दिया हुआ है 10, घटाओ तो -3 आने वाला है ना। n कितना, a30 क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लिया कि 30वां पद बताइए, यानी कि a30 बताइए, a30 क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है a प्लस 29d, ऐसे भी याद कर लो या फिर ऐसे होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो बताओ a के जगह पर कितना रखेंगे, a का मान जो दिया हो 10, n कितना दिया हुआ है 30, माइनस 1 कितना 1, d कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ, कितना दिया है -3। तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाओ, 30 में से 1 घटाओ तो कितना आने वाला है 29, गुना में -3, 10 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 9 27 और 3 गुना 6 और 2 6 2 8, अब घटाओ -77, इसका आंसर आना है कितना आएगा -77। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर देख लो, सी इसका ऑप्शन नंबर होगा। 17वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 17 का देखो बोलता है एपी दिया हुआ है, 3 दिया है, 8 दिया है, 3 8 13 और 18, ठीक है दिया हुआ है। और पूछ लेता है कौन सा पद 78 होगा, और ए एन बराबर 78 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 78। आपसे पूछ लिया कि एन बराबर 1, कौन सा पद 78 होगा, ठीक ना। ये 78 ए एन दिया हुआ, मतलब कौन सा पद पूछ रहा है कि आपको 78 होगा, तो एन पूछ लिया। तो क्या करना है इसमें आपको, a = 3 दिया हुआ है, d = क्या होता है, तो a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1, a2 8 है, a1 3 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा ना। और a n बराबर आपका दिया है 78 दिया हुआ है, तो n बराबर 8 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का मान 78 लिख लो, बराबर a का मान लिख दो 3, प्लस n निकालना है 1, d दिया हुआ है कितना 5। अब 78 बराबर 3, देखो यहाँ प्लस 5n माइनस 5, अब ये सबको नहीं डालो, तो 78 बराबर है, देखो ये माइनस में प्लस है ना, तो ये प्लस में से इधर आएगा तो माइनस में, आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, उधर बचेगा 5 है। अब यहाँ देखो घटाओ, यहाँ पर 78 और 5 जोड़ लो, ये इसको पहले घटा लो, प्लस 2 आने वाला है, यहाँ 80 आने वाला है, क्या आने वाला है 80, 5 है 16 बचेगा, n 16, n = कितना हो गया 16, ऑप्शन में 16 दिया हुआ वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो बात नहीं,
अब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10 ना, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद, ए 31वां पद याद करें। एपी का 31वां पद याद करें, जिसका 11वां पद A11 38 दिया हुआ है और 16वां पद A16 73 दिया हुआ है। अब आप इससे एक 31 दिया, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, A11 बराबर 38 दिया हुआ, A11 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं ना। A11 बराबर होता है A प्लस 10D। कैसे होता है बताया था आप लोगों को पहले, ठीक ना। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 दिया हुआ है और एक दिया हुआ ई वाला A प्लस 15D बराबर 16वां को लिख सकते हैं A प्लस 15D ना। कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। इसको घटा दो, कट गया, और इसको घटाओ -5D और इसको घटाओ तो -13 में से 8 गया तो 8 5 13 और यहाँ एक हासिल दे दिया तो ये बचा 6 में से 3 जाएगा तो 3 5 5 5 से 35 माइनस कर गया D इक्वल टू 7 आ गया। D इक्वल कितना आ गया 7 आ गया। तो आपसे पूछ लिया है कौन सा D इक्वल टू 7 आ गया, तो A का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक कहाँ पे है A प्लस 10D, D का मान 7 है बराबर कितना है मेरे पास 38 है। कितना है 38 है। A बराबर 38 माइनस 10 होते 70, तो घटा दो तो यहाँ पे कितना होगा 8 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा, 10 में 7 गया तो 2 हो गया और एक हासिल दे दिया देखिए बच्चा 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, -32 आएगा। कितना आएगा -32। तो अब हमको से पूछ रहा है A31 ना, A31 बराबर होगा हमारा प्लस A प्लस 30D होगा। कितना होगा 30D। तो A का मान आया -32 प्लस 30, D का मान कितना आया मतलब कितना, हाँ D का मान कितना है 7 है, 7 ना। -32 प्लस 70 21 210 घटा 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 1, यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो 7, एक हासिल दे दिया है, एक हासिल दे दिया तो बचा 1, आंसर हो जाएगा ना। चलो ये हो गया आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट अध्याय 5 का, ठीक है। अब देखो सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 15 लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है, क्या दिया है एपी दिया हुआ है, कितना कितना दिया है क्या गया 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, नहीं +1 दिया हुआ है, इसके बाद -1 दिया हुआ है, इसके बाद -3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया हुआ है और बोलता है कसारा अंतर ज्ञात कीजिए यानी D इक्वल टू 8। तो आप बताइए D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 होता है, A2 1 हो गया, A1 - 3 हो गया, तो घटा दो कितना आया -2, समझे -2 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मतलब कि 16वां क्वेश्चन, तो क्या है एपी दिया हुआ है, ए बराबर 2 दिया हुआ है, D बराबर 5 दिया हुआ है और n बराबर 10 दिया हुआ है। तो तब an का मान ज्ञात कीजिए। एपी में यदि a बराबर 2, D बराबर 5, n बराबर 10, an का मान बताइए। तो an इक्वल टू 1, तो सबको पता है an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू d। तो देख लो a का मान कितना दिया है 2 प्लस n का मान कितना दिया है 10 - 1, d का मान कितना दिया है 5 बराबर 2, 9 गुना 5 बराबर 2, 9 × 5 = 45 बराबर 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 सेट नंबर 2 का कैसा लिखता है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या के योग बताइए। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या के योग, विषम संख्या का योग बता दो।
यानी देखो तो ये भी एक एपी बनेगा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन है? विषम संख्या समझते हो ना? एक एपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एपी। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसी डॉट डॉट 49 हो जाएगा। इतना ही ना है विषम संख्या? यही विषम संख्या है 1 से 50, 0 से 50 के बीच में। तो इसमें ए बराबर देखो, ए बराबर कितना हुआ? 1 हुआ। डी बराबर क्या हुआ? a2 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना देगा? 2। और n बराबर कितना होगा? n बराबर कितना होगा तब ना हम योग बता पाएंगे। n बराबर देखो कितना होगा? 25 होगा। n बराबर कितना होगा? 25 कैसे होगा बताते हैं। देखिए an बराबर 149 होता है। देख लो कैसे आएगा। ए लास्ट वाला पद को हम लोग बोलते हैं an। क्या बोलते हैं? an। तो सबसे पहले a प्लस an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू तो an कितना दिया है? 49। a कितना दिया है? 1। n का मान कितना है नहीं पता, 1। d कितना है? 2 है। देखना अभी कैसे आएगा 25 बराबर 1 यहाँ प्लस 2n माइनस 2 सब लेना। तो 49 माइनस 1 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2n। ये देखो बताओ, 49 और 2 51, 51 में से 1 जाएगा था 50 बचेगा। 50 बटा में 2n, 2 से 2 कट गया 25। n बराबर 25 आया कि नहीं? n बराबर 25। अब हमसे पूछ लिया है, योग पूछ लिया है, s 25 पूछ लिया, s 25। तो योग का फार्मूला देखो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये फार्मूला बराबर लगाना पड़ेगा आपको, तब जोड़ाएगा। तो n का मान 25 है, n का मान कितना है? 25 है, 2 है, a का मान 1 है, n का मान 25 है माइनस 1 और d का मान कितना है? 2 है। d का मान 2 है रे, d का मान 2 है। तो यहाँ देखो 25 बटा में 2, यहाँ पे 2, यहाँ 24 गुना में 2। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है? 25 बटा में 2, यहाँ 24 गुना 48, 24 गुना 48 और 2 50। देखो यहाँ 25 और 25 गुना करोगे तो 625। इसका आंसर कितना आने वाला है? 625 आने वाला है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही? 17 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10। देखो हम जल्दी से खत्म करने वाले हैं ना, और 2-3 मिनट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ पे है? सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है a बराबर एपी दिया है, 3 दिया है, 15 दिया है, 27 दिया है, 3, 15, 27, 39। और फिर बोलता है का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद 54वें पद यानी a54 प्लस 132 से अधिक है? देखो क्वेश्चन क्या है कि एक एपी है ये, ठीक ना? और इसमें अब कौन सा पद, तो पहले तो सबसे बताओ इसमें a बराबर कितना है? इसमें 3 एपी है, तो a बराबर 3 है ना? d बराबर 15 में से 3 जाएगा तो 12 है, 15 में से 3 जाएगा तो 12 होगा ना? और आपसे पहले नंबर में a पता चल गया, 54 पता करो। पहले क्या पता करो? ये 54 n क्या है? वो 54 दिया हुआ है, तो हमको a 54 में निकालना है। क्या निकालना है? a 54। तो a 54 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारे पास? 3, n कितना है? 54 माइनस 1, d कितना है? 12। तो कितना होगा? 3 प्लस 53, कितना है यहाँ पे? 53 गुना 12, 3 प्लस 12 3 36 6, 12 25 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और जोड़ो तो 639 हो जाएगा, 639। अब बोलता है कि इससे 132 अधिक, तो हमको an बराबर अब करना है 639 प्लस 132। जोड़ो तो कितना है? 9 2 11 का 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 यहाँ पर 771। देखो 771 बराबर a कितना है? 3 है, प्लस n कितना होगा हमारे पास?
n हमको निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना है 12। क्वेश्चन बड़ा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए प्रोसेस में जाना है। 771 इक्वल टू 3 प्लस n कितना हो गया यहाँ पे 2n होगा 12n होगा 12n माइनस 12 771 माइनस 3 प्लस 12 इक्वल टू 12n। देखो घटाओ जोड़ो घटाओ यहाँ पे तो कितना हुआ 12 इसमें जोड़ दो तो 71 और 12 83 71 और 12 83 में तो जाएगा तो 780 आएगा। कितना आएगा 780 इक्वल टू 12 और 12 से काट लो 12 50 60 12 छक 72 72 तो 6 12 बचे 7। इसका n इक्वल टू कितना आंसर आया देख लेना कर जाके ठीक ना। अच्छा ये हो गया आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट। सेट नंबर 3 होने वाला है बस 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर है वाला नहीं देखो बस कंप्लीट हो रहा है। शांति रहो। देखो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही बता देते हैं, अब इसको लिखना नहीं है ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर आपका 15 सही है ना। सार्वंतर ज्ञात करना है तो सार्वंतर a2 - a1 करके आपको निकाल लेना है ठीक ना। 15 में आपको बोलता है सार्वंतर बताने के लिए, दूसरा काम बोलता है an बताने के लिए। a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है तो an बता दीजिए। a + n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा करके बना देना है ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोलता है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए। 6 से विभाजित देखो ये बता देते हैं 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों तो 6 12 18 ऐसी 1 2 3 4 40 पद और कितना बोल रहा है n बराबर कितना बोल रहा है 40 का योग बता दो। s 40 बता दो आप s 40 बराबर 8 तो s 40 बराबर फॉर्मूला देखो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। देखो n का मान 40 दिया हुआ कितना दिया है 40 बटा 2 a का मान दिया हुआ है 6 प्लस n हमारा पूछ लिया वही 40 माइनस 2 d कितना है 6 है। बहुत आसान क्वेश्चन है 30 होगा 6 गुना 12 होगा प्लस घटा के बताते हैं 30 गुना में 6 बताओ 20 12 प्लस 6 है 48 और 18 और 4 कितना होना होगा 22 तो 20 प्लस यहाँ देखो इसको जोड़ के बताओ 40 होना होगा 240। अब गुना कर लो 24 गुना 48। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको बना सकते हैं ठीक ना। और इसका एक सब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। कौन सा क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव बता दो चलो 10वां क्वेश्चन रहता है ना। सब्जेक्टिव भी आसान ही दिया हुआ है इसका ठीक ना। तो आप लोग सब्जेक्टिव बना लेना इसका ठीक है बना लोगे ना। तो इस प्रकार से आपका जो है ना सेट नंबर 4 में भी इतना ही यही सब दिया हुआ है। तो आप लोग जो है होमवर्क समझ लो। होमवर्क क्या है कल का कि आप जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं इस सारा क्वेश्चन को आपको नोट करके कल लेकर के आना है ठीक ना। इसके बाद हम कल फिर आपको जो है सेम 5 चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं ठीक है। यानी 3-4 दिन में पूरा मैथ खत्म फिनिश ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।